नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने पिछली क्लास में औरंगजेब को मार दिया था। 1707 में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद हम पढ़ने वाले थे मराठा साम्राज्य के बारे में। इसके बाद हम मॉडर्न इंडिया की ओर बढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ने लायक बहुत लिमिटेड ही चीजें हैं, जैसे कि छत्रपति शिवाजी के बारे में कुछ बातें हैं, बालाजी राव प्रथम उनके बारे में जानने लायक कुछ चीजें हैं, उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में जानना जरूरी है, पानीपत की तीसरी लड़ाई इंपॉर्टेंट है। तो बस उन्हीं चीजों को हम करते हुए फिर हम मॉडर्न इंडिया की ओर अग्रसर हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में किन्हें जाना जाता है? बताइए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में हम सब छत्रपति महाराज शिवाजी को जानते हैं। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। दूसरी चीज, संभाजी कौन थे? संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। कौन थे संभाजी महाराज? छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र। ताराबाई कौन थी? ताराबाई के बारे में एक चीज आपको पता होगी कि जब संभाजी की मृत्यु हो गई थी, जब संभाजी की मृत्यु 1689 में हो गई थी, 1689 में संभाजी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो छत्रपति बने थे, जो अगले छत्रपति थे, वो कौन थे? राजाराम। कौन थे अगले छत्रपति संभाजी के बाद? राजाराम। राजाराम की जो बीवी थी या वाइफ थी वही थी ताराबाई। कौन थी? राजाराम की वाइफ को ही ताराबाई के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने राजाराम की मृत्यु के बाद इनके जो बेटे थे, राजाराम के जो बेटे थे, जिनका क्या नाम था? शिवाजी सेकंड। क्या नाम था? शिवाजी सेकंड। इनकी संरक्षिका के रूप में काम किया। तो अगर कभी ये सवाल आता है कि ताराबाई का इतिहास में क्या योगदान रहा है, तो संभाजी की मृत्यु के बाद जब राजाराम छत्रपति बने, फिर राजाराम की मृत्यु के बाद जो उनके पुत्र थे शिवाजी सेकंड, जो उम्र में बहुत छोटे थे, उनकी संरक्षिका के रूप में ताराबाई ने काम किया। ताराबाई कौन थी? राजाराम की वाइफ थी। ठीक है, तो अभी ये जो सवाल है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, अगला सवाल, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मैंने फोटो लगाई थी। अगला सवाल है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? बहुत क्वेश्चन पूछता है ये, स्टेट पीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है। स्टेट पीसीएस में मराठा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से ये क्वेश्चंस तो उनका परमानेंट है। शिवाजी का जन्म कब हुआ? शिवाजी का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 को। कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में। कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो शिवाजी का जन्म है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 6 अप्रैल 1627 को, और कहाँ हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं, जब प्रॉपर क्लास ली जाएंगी, प्रॉपर तरीके से क्लासेस होंगी, हर टॉपिक पे होंगी, तो आपको पूरी स्टोरी टेलिंग करके सारी चीजें बताई जाएंगी। हर टॉपिक वाइज एक एक छोटा छोटा टॉपिक कवर करवाया जाएगा। अभी हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्स हैं, हमें ये लग रहा है कि जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, हम वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ सॉल्व कर सके, ताकि जब जो एग्जाम में ये सारे एमसीक्यूज आए तो हमको उनमें कंफ्यूजन ना हो, हमें ये पता हो कि उसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाने की आपको कोशिश की जा रही है। और आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप ये वीडियो 2x की स्पीड में लगा लीजिए, जितने सारे एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व कर दीजिए। क्या पता 4-5 अगर एमसीक्यूज फंस भी रहे हैं, तो अगर 1 नंबर से सिलेक्शन छूट रहा है और यहाँ 4-5 नंबर हमारे कवर हो रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? जाके बस वीडियो ही तो देख लेनी है। तो बस इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो सारे आपसे हो जाए। ठीक है, अगला सवाल है, शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? यहाँ पे एक चीज जानने लायक ये है, अगर यहाँ पे ये पूछ लेता कि शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, स्पिरिचुअल गुरु कौन थे उनके, तो शिवाजी महाराज के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे समर्थ गुरु रामदास। जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। लेकिन अगर पूछा जाए कि जब शिवाजी छोटे थे तो उनके राजनीतिक गुरु के रूप में किसने काम किया? जीजाबाई उनकी माता थी, उनके राजनीतिक गुरु के रूप में काम किया दादाजी कोंडदेव ने। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। शिवाजी महाराज के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे गुरु रामदास।
और शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 5 जून 1674 को। और कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो जो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो रायगढ़ में हुआ था। और कब हुआ था? वो हुआ था 5 जून 1674 को। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में हुआ। कब हुआ? तो 5 जून 1674 को हुआ था। और किसने किया था? कौन से ऐसे महापंडित थे जिन्होंने किया था? तो वाराणसी यानी कि काशी के एक पंडित थे गंगाधर भट्ट। उनके द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया गया था। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 5 जून 1674 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। और किनके द्वारा करवाया गया? जबकि इनका नाम पूछता है। ऐसे कौन से पंडित थे जिनके द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया गया? तो वो काशी के पंडित थे गंगाधर भट्ट। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ? 5 जून 1674। कहाँ हुआ? रायगढ़ में हुआ। किनके द्वारा करवाया गया? तो गंगाधर भट्ट द्वारा करवाया गया। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिवाजी महाराज के दरबारी कवि कौन थे? बताइए, शिवाजी महाराज के दरबारी कवि कौन थे? शिवाजी महाराज के दरबारी कवि के रूप में भूषण को जाना जाता है। और आपको पता है कि जो भूषण है वो वीर रस के कवि। भूषण कौन है? वीर रस के कवि। आप मुझे ये बताइए कि भूषण और किस महाराजा के दरबार में रहे? जो भूषण कवि हैं वो और किस राजा के दरबार में रहे हैं? आपको याद होगा राजा छत्रसाल। भूषण का नाम राजा छत्रसाल के दरबार से भी जोड़ा जाता है। जो भूषण थे वो कौन थे? वो वीर रस के कवि थे। और वो छत्रपति शिवाजी के दरबारी कवि थे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबारी कवि कौन थे? आपको क्या इससे पहले ये बात पता थी? पता थी तो भी अच्छी बात है, नहीं पता थी तो पता चल गया। ठीक है, जिन्हें पता थी उन्हें रिवीजन हो गया। अगर कभी पूछता है कि शिवाजी महाराज के दरबारी कवि कौन थे? भूषण थे। लेकिन अगर ये पूछ लिया भूषण कैसी रचनाएं रचते थे, कैसी कविताएं करते थे, तो भूषण वीर रस के कवि थे। ये वीर रस की कविताएं करते थे। और भूषण और कौन से महाराजा के दरबार में थे? तो महाराजा छत्रसाल के दरबार में। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, ठीक है। चलिए, कौन थे छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबारी कवि? भूषण। भूषण कौन थे? वीर रस के कवि। शिवाजी महाराज ने किस प्रसिद्ध विद्वान से राज्याभिषेक करवाया था? मैंने बताया था आपको, शिवाजी महाराज ने किस प्रसिद्ध विद्वान से राज्याभिषेक करवाया था? मैंने अभी आपको बताया कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब करवाया गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब करवाया गया था? 5 जून 1674 ईस्वी को। कब करवाया गया था शिवाजी का राज्याभिषेक? 5 जून 1674 ईस्वी को। कहाँ करवाया गया था? रायगढ़ में करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? रायगढ़ में करवाया गया था। और किनके द्वारा करवाया गया था? तो काशी के विद्वान थे श्री गंगा भट्ट, उनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 5 जून 1674 रायगढ़ में और गंगा भट्ट द्वारा। शिवाजी महाराज की राजधानी क्या थी? मैंने क्या बताया आपको? शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था 5 जून 1674 को, वो कहाँ हुआ था? वो रायगढ़ में हुआ था। क्यों? क्योंकि शिवाजी ने उसी को अपनी राजधानी बनाया। तो अगर कभी सवाल आता है कि शिवाजी महाराज की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ थी। क्यों? क्योंकि वहीं पे उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था गंगा भट्ट जी द्वारा। और कब करवाया था? 5 जून 1674 ईस्वी को। ठीक है, तो रायगढ़ उनकी राजधानी थी। शिवाजी महाराज की राजधानी क्या थी? रायगढ़। शिवाजी महाराज ने 1646 में किस किले पर सर्वप्रथम अधिकार किया? किस किले पर सर्वप्रथम अधिकार किया था? शिवाजी महाराज ने किस किले पर अधिकार किया था? बताइए, ऐसा कौन सा किला था जिस पर शिवाजी ने अधिकार किया? शिवाजी ने बीजापुर के तोरण नामक किले पर अधिकार किया था। तोरण क्या था? एक पहाड़ी किला था, पहाड़ में स्थित किला था।
एक पहाड़ी किला था, यानी कि पहाड़ में स्थित किला था। कहाँ स्थित था? बीजापुर। अगर कभी सवाल आए कि शिवाजी महाराज ने 1646 में किस किले पर अधिकार किया था, तो 1646 में शिवाजी ने तोरण नामक किले पर अधिकार किया था। तोरण किला कहाँ था? कहाँ था तोरण किला? तोरण किला स्थित था बीजापुर में। तो कभी कभी ये सवाल पूछ लेगा अगर घुमा के कि जो तोरण किला जिसपे शिवाजी ने 1646 में अधिकार किया था वो कहाँ था, तो वो बीजापुर में था। तो बीजापुर के तोरण किले में अधिकार किया था। और तोरण किला क्या था? पहाड़ में स्थित एक किला था। तो शिवाजी ने 1646 में किस किले पर अधिकार किया? तोरण किले पर अधिकार किया था। तोरण क्या था? एक पहाड़ी किला था। और कहाँ स्थित था? बीजापुर। क्लियर? जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके नजर के सामने से गुजरेंगे, जब एग्जाम हॉल में ये सामने आएगा ना सवाल, अगर आ गया यही, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि मैंने पढ़ा है। मैंने पढ़ा है कि तोरण किला था जो एक पहाड़ी किला था, जो कहाँ स्थित था? बीजापुर में। तो आप तुरंत उसको क्लिक करके ये राइट आंसर तो कर ही आएंगे और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। अगला सवाल है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? बताइए, पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665 को। और पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। किसके बीच हुई थी? महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। महाराजा जयसिंह कौन था? महाराजा जयसिंह मुगल सेनापति। महाराजा जयसिंह उस समय मुगलों का सेनापति था। तो महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। और कब हुई थी? 11 जून 1665 को हुई थी। और इस संधि के तहत क्या हुआ था? इस संधि के तहत 23 किलो को शिवाजी ने मुगलों को दे दिया। इस संधि के तहत 23 किले शिवाजी को किसे देने पड़ गए थे? मुगलों को। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट संधि। पुरंदर की संधि कब हुई? बताइए। पुरंदर की संधि हुई 11 जून 1665 को। 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। किनके बीच हुई? महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। महाराजा जयसिंह कौन था? महाराजा जयसिंह उस समय मुगलों का सेनापति था। कौन था? मुगलों का सेनापति। और इस पुरंदर की संधि के तहत क्या चीजें हुई? इस पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। तो अगर कभी पूछता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को हुई थी। और किनके बीच हुई थी? महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। महाराजा जयसिंह किनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? मुगलों का। क्यों? क्योंकि वो मुगलों के सेनापति थे। और इस संधि के तहत शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने पड़ गए थे। किस संधि के तहत? पुरंदर संधि के तहत। और कब हुई थी ये? 11 जून 1665। ठीक है। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? चलिए बताइए। अभी मैंने बताया है कि पुरंदर की पहली बात तो पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि हुई 11 जून। कब हुई थी पुरंदर की संधि? 11 जून 1665 ईस्वी को। कब हुई थी पुरंदर की संधि? 11 जून 1665 ईस्वी को। किनके बीच हुई थी? महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। और जयसिंह कौन था? मुगलों का सेनापति था। और इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत शिवाजी को 23 किले देने पड़े थे मुगलों को। 23 किले सौंपने पड़ गए थे मुगलों को। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है पुरंदर की संधि। क्लियर? चलिए अगला सवाल है कि शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल में पेशवा का क्या कार्य होता था? आपको पता होगा कि शिवाजी अपने अष्टप्रधानों के माध्यम से मिलकर शासन चलाते थे। आपने सुना होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। उसी तरह शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान हुआ करते थे। और शिवाजी इन्हीं अष्टप्रधानों के माध्यम से मिलकर शासन चलाते थे। मैंने इंस्टा पे एक वीडियो बनाया था 30 सेकंड का। उसमें मैंने शिवाजी के अष्टप्रधानों के बारे में पूरे विस्तृत जानकारी दी है। विद इन 30 सेकंड्स आपका रिवीजन हो जाता है शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे वो उनका क्या काम था। तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं तो आज तो हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं। शिवाजी के प्रधानमंडल में पेशवा का क्या कार्य होता था? बताइए। पेशवा मुख्यतः कहा जाता था प्रधानमंत्री। पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। और ये जो पेशवा का पद है, पेशवा का जो पद है वो महत्वपूर्ण किसके शासनकाल में हो गया था? ये साहू के शासनकाल में हो गया था। जो पेशवा का पद है वो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कब हुआ? साहू के काल। जब साहू छत्रपति बने, जब साहू बने छत्रपति, उस समय ये पद बहुत महत्वपूर्ण था। और साहू जब छत्रपति बने तो उनके समय कौन थे पहले पेशवा? उनके समय पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। कौन थे उनके समय पहले पेशवा? बालाजी विश्वनाथ।
इन्हें मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। तो कभी सवाल ये आता है कि मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी, मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ किसके समय में थे? शाहू के समय में थे। आपको पता है कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी था बहादुर शाह जफर फर्स्ट, बहादुर शाह जफर फर्स्ट, इसने क्या किया, इसने संभाजी के पुत्र शाहू को बंदी बनाया हुआ था। संभाजी को फांसी दे दी गई थी मुगलों द्वारा, और संभाजी के जो पुत्र थे शाहू, उन्हें बंदी बना लिया गया था मुगलों द्वारा। अभी अब छावा मूवी आई थी, उसमें आपने संभाजी के बारे में देखा। तो संभाजी के पुत्र थे शाहू, उनको मुगलों ने बंदी बना लिया था। तो जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बहादुर शाह जफर फर्स्ट ने शाहू को जेल से रिहा कर दिया, शाहू को अपनी कैद से मुक्त कर दिया। फिर शाहू पहुंचे अपनी गद्दी लेने। उस समय वहां कौन थी? ताराबाई, जिनके बारे में मैंने बताया कि शिवाजी सेकंड की संरक्षिका के रूप में उन्होंने काम किया था। तो ताराबाई और शाहू के बीच फिर एक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? उसे खेड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर वहां से शाहू ने छत्रपति की गद्दी संभाली, शाहू की विजय हुई, और फिर शाहू ने एक पद बनाया पेशवा का, जिसमें से बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा के रूप में आए, वहीं से पेशवा का पद महत्वपूर्ण। ठीक है, फिर आएंगे बाजीराव प्रथम, जिनके जो एक अपराजित सेनापति थे। तो हम इनके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। शाहू की बात आई तो मैंने आपको बता दिया कि शाहू कौन थे, संभाजी के पुत्र थे, और जब वो कैद से रिहा हुए तो वहां जो ताराबाई थी उनके भी, उनकी सेना के बीच और इनके बीच युद्ध हुआ। ठीक है, अब आते हैं अष्टप्रधानों के बारे में। अष्टप्रधानों के बारे में पूछा गया है, पेशवा का क्या कार्य होता था, बताइए। पेशवा एक महत्वपूर्ण पद था, पेशवा एक महत्वपूर्ण पद था, मेनली पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था। इसलिए राज्य के सभी कार्यों का निरीक्षण और राजा की अनुपस्थिति में प्रतिनिधित्व करना, राजा की अनुपस्थिति में प्रतिनिधित्व करना पेशवा का काम होता था। तो अगर कभी ये पूछा जाए पेशवा क्या काम करते थे, तो राज्य के सभी कार्यों का, प्रधानमंत्री क्या करते हैं, सारे कार्यों का निरीक्षण करते हैं। अगर जो मुखिया है वो, जैसे पेशवा तब इम्पोर्टेंट और हो जाते हैं, मान लीजिए छत्रपति वहां पे नहीं थे तो उस समय किसका पद महत्वपूर्ण हो जाता था? उस समय पेशवा का पद महत्वपूर्ण हो जाता था। तो वही बोला गया है, राज्य के सभी कार्यों का निरीक्षण और राजा की अनुपस्थिति में प्रतिनिधित्व। अब यहाँ एक चीज और दी गई है कि सेना की भर्ती और संगठन कौन देखता था? सेना की भर्ती और संगठन कौन देखता था? तो सेना की भर्ती और संगठन कौन देखेगा? सेनापति देखेगा। सेना की भर्ती और संगठन कौन देखेगा? और बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सेनापति देखेगा। विदेश मामलों का देखरेख कौन करता रहा होगा? शिवाजी के अष्टप्रधानों में जो विदेश मामले हैं उनकी देखरेख कौन करता रहा होगा? तो उनकी देखरेख, विदेश मामलों की देखरेख सुमंत द्वारा की जाती थी। सुमंत एक अष्टप्रधानों में ही एक पद था। क्या था? सुमंत एक पद था। तो सुमंत क्या करते थे? सुमंत विदेश मंत्रालयों के विदेश मामलों की देखरेख करते थे। तो अगर कभी ये आ जाए कि विदेश मामलों की देखरेख कौन करता था, तो विदेश मामलों की देखरेख कौन करते थे? सुमंत। आय व्यय और राजस्व की जानकारी कौन देता था? आय व्यय का जो लेखा जोखा है, राजस्व है, उसका निरीक्षण कौन करता था? आपको पता है शिवाजी के अष्टप्रधानों में जो आय व्यय का लेखा है वो कौन करता था? वो होता था अमात्य। वो कौन होता था? अमात्य। अमात्य क्या संभालता था? अमात्य राजस्व विभाग संभालता था। शिवाजी के अष्टप्रधानों से क्वेश्चंस आते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधानों से मेनली क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हमने क्या जाना? पेशवा क्या करता था? सभी कार्यों का निरीक्षण, राजा की अनुपस्थिति में प्रतिनिधित्व। विदेश मंत्रालय कौन संभालता था? सुमंत। इसे आप ऐसे भी जान सकते हैं कि जब श्री राजा रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, उस समय जो अयोध्या की सीमा रेखा है उससे बाहर, तो जो सीमा रेखा है उसके बाहर तो विदेश ही हुआ उनके लिए, तो वहां तक छोड़ने कौन गए थे? वहां तक छोड़ने सुमंत गए थे। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग में बात रखनी है कि रामायण सबने देखी है, तो राजा रामचंद्र जी को बाहर तक छोड़ने कौन गए थे? सुमंत। तो विदेश मामले की देखरेख यहाँ अष्टप्रधानों में कौन करेंगे? सुमंत। मैंने सिर्फ इसलिए ये चीज बता दी है कि मान लीजिए कभी क्लिक नहीं होता है दिमाग में तो ये चीज रही आएगी। तो विदेश मामलों की देखरेख कौन करते थे? सुमंत। वित्तीय मामलों का निरीक्षण कौन करते थे? वित्तीय मामलों का निरीक्षण यानी कि राजस्व, जो आय व्यय का ब्यौरा है वो अमात्य द्वारा किया जाता था। अमात्य क्या करते थे? राजस्व विभाग देखते थे। ठीक है, अगला सवाल है कि अमात्य या मजूमदार का कार्य क्या होता था? अभी मैंने आपको बताया
अमात्य क्या करते थे, मैंने आपको बताया अमात्य क्या करते थे। देखिए ऑप्शंस देखिए, इसमें ऑप्शंस देखिए, बताइए अमात्य क्या करते थे। मैंने आपको बताया अमात्य द्वारा आय व्यय की जांच और लेखा जोखा तैयार किया जाता था। अमात्य क्या करते थे, आय व्यय और राजस्व विभाग इस सबका लेखा जोखा तैयार करते थे। ठीक है, यही काम मजूमदार और अमात्य एक ही पॉइंट है। तो अगर कभी मजूमदार भी आए तो मजूमदार भी आय व्यय की जांच करते थे और अमात्य भी आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करते थे। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये है कि राज्य के गुप्तचर विभाग का संचालन बताइए गुप्तचर विभाग कौन संभालता था। धार्मिक मामलों का संचालन, सेना की भर्ती और अनुशासन। क्या आपको इसके बारे में पता है? टाइम लीजिए अपना, बताइए। बताइए बताइए, अष्टप्रधान तो आप नहीं पढ़े होंगे। राज्य के गुप्तचर विभाग का संचालन कौन करता था? एक पद होता था अष्टप्रधानों में, वाक्यानवीस। वाक्यानवीस, वाक्यानवीस एक पद होता था जो गुप्तचर विभाग का संचालन करता था। तो अगर कभी आ जाए कि शिवाजी के अष्टप्रधानों में गुप्तचर विभाग कौन संभालता था, तो गुप्तचर विभाग कौन संभालता था? वाक्यानवीस संभालता था। ठीक है, और अमात्य क्या करता था? अमात्य राजस्व का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करता था। और अमात्य को ही क्या कहते थे? मजूमदार। क्लियर। धार्मिक मामलों का संचालन कौन करते थे? धार्मिक मामलों का संचालन पंडित राव द्वारा किया जाता था। धार्मिक मामलों का संचालन किसके द्वारा किया जाता था? पंडित राव द्वारा। और सेना की भर्ती और अनुशासन, सेना। ठीक है, गुप्तचर विभाग कौन संभालता था शिवाजी के अष्टप्रधानों में? गुप्तचर विभाग वाक्यानवीस। गुप्तचर विभाग का जो पद था उसको क्या बोलते थे? वाक्यानवीस। और अमात्य क्या करता था? अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करता था। क्लियर। अगला सवाल, वाक्यानवीस मंत्री का क्या कार्य होता था? अभी मैंने आपको बताया है कि वाक्यानवीस का क्या काम होता था। अभी मैंने बताया, बताइए। वाक्यानवीस शासन क्षेत्र के गुप्तचर, सूचना और संधि विग्रह का संचालन करता था। क्या करता था वाक्यानवीस? गुप्तचर, सूचना और संधि विग्रह का संचालन करता था। तो एक चीज आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जो वाक्यानवीस है वो क्या करता था? वो गुप्तचर विभाग संभालता था। किसी राज्य से अगर कोई संधि टूटती है, संधि विग्रह होता है, तो उसका भी संचालन किसके द्वारा किया जाता था? वाक्यानवीस द्वारा किया जाता था। अमात्य क्या करता था? अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करता था। अमात्य को ही मजूमदार कहते हैं। और सुमंत क्या थे? सुमंत का पद क्या था? वो विदेश मामले देखता था। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। चलिए अगला सवाल, चिटनीस का क्या कार्य होता था? उसको सुरनवीस भी बोलते थे, चिटनीस को ही सुरनवीस भी बोला जाता था। तो चिटनीस का क्या काम होता था बताइए। चिटनीस एक पद होता था, वो क्या करता था? चिटनीस का क्या काम होता था? मैं आपको बता दूं कि चिटनीस क्या करता था, वो राजकीय पत्रों की भाषा शैली की जांच करता था। चिटनीस बेसिकली जो रिलेट करता था, वो पढ़ाई लिखाई इन सारी चीजों से रिलेट करता था। तो चिटनीस का पद होता था वो राजकीय पत्रों की भाषा और शैली की जांच करता था कि जो राजकीय पत्र लिखे जा रहे हैं वो किस भाषा में लिखे जाएंगे, वो उनमें किस शैली का प्रयोग होगा, वो सारी चीजें चिटनीस द्वारा की जाती थी। और चिटनीस को ही सुरनवीस कहा जाता था। तो कभी कभी चिटनीस न देके सुरनवीस भी दिया जाता है। इसी वजह से मैंने क्वेश्चंस में दो चीजें रखी हैं। जैसे मैंने अमात्य वाले क्वेश्चन में अमात्य तो रखा था, लेकिन साथ साथ मैंने ऑब्लिक में मजूमदार लिखा। मैंने मजूमदार इसलिए लिखा क्योंकि कंफ्यूजन होता है, कई बार क्वेश्चन में अमात्य ना आके मजूमदार आ जाता है। तो हम तो अमात्य पढ़ के गए हैं और वहां पे पूछ लिया मजूमदार, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि अमात्य और मजूमदार एक ही पद है। अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा करता है तो मजूमदार भी आय व्यय का लेखा जोखा करता है। इसी तरह चिटनीस पूछा, हमें चिटनीस तो पता है कि चिटनीस क्या पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, राजकीय पत्रों की भाषा शैली देख रहा है। लेकिन अगर सुरनवीस आ गया तो, अगर सुरनवीस पूछ लिया तब क्या करेंगे? तब तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो उस स्थिति में हमें पता होना चाहिए कि चिटनीस भी वही चीज है और सुरनवीस भी सेम चीज है। तो ये क्या करते थे? राजकीय पत्रों की भाषा और शैली की जांच करते थे। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। वित्तीय मामले कौन देखता था? वित्तीय मामले यानी आय व्यय ब्यौरा कौन देता था? अमात्य या मजूमदार, राजस्व विभाग। धार्मिक मामले कौन देखता था? पंडित राव। गुप्तचर विभाग कौन देखता था? अभी मैंने बताया गुप्तचर विभाग किसका था? वाक्यानवीस का। गुप्तचर विभाग किसका था? वाक्यानवीस का। क्लियर? ठीक।
चलिए, सेनापति का क्या कार्य होता था ये बताने वाली चीज है। सेनापति का क्या कार्य था? सेना में भर्ती, संगठन और अनुशासन बनाए रखना। सेनापति का क्या काम होता था? सेना की भर्ती, संगठन और अनुशासन बनाए रखना। क्लियर? चलिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे सामने से जाएंगे तो हम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम हॉल में बैठ पाएंगे कि हमने सारे क्वेश्चंस किए, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश भी की जा रही है। पंडित राव का क्या काम होता था? मैंने आपको बताया पंडित राव क्या करते थे, धार्मिक कार्यों की देखरेख करते थे। तो धार्मिक विवादों का समाधान, ब्राह्मणों का सत्कार, दान देना, अनुष्ठान करना, ये किनका काम होता था? ये पंडित राव का काम होता था। मान लीजिए पंडित राव पूछा तब तो हम जान गए कि धार्मिक कार्यों से संबंधित होगा, लेकिन अगर दानाध्यक्ष पूछ लिया तो, लेकिन अगर पंडित राव की जगह दानाध्यक्ष जो वर्ड है वो पूछ लिया, तब आप क्या करेंगे? इसी वजह से यहाँ दोनों वर्ड्स लाए गए कि आपको ये बात क्लियर हो कि दानाध्यक्ष भी वही है और पंडित राव भी वही है। मेनली आप एक बात याद रखिए, हम दान किनको देते हैं? हम मेनली दान किनको देते हैं? हमारे द्वारा दान किनको दिया जाता है? कहते हैं ना, पंडित है उनको दान देना चाहिए, ब्राह्मण है उनको दान देना चाहिए, कहते हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि दानाध्यक्ष है। दान किसको देना है? दान देना है पंडितों को। पंडित किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों से संबंधित है। ठीक है, तो जो दानाध्यक्ष है वो किससे संबंधित हो जाएगा? धार्मिक विवादों का समाधान, ब्राह्मणों का सत्कार, क्योंकि हम दान किसको देते हैं? हम दान देते हैं ब्राह्मणों को, हमारे द्वारा दान दिया जाता है पंडितों को। इस वजह से जो दानाध्यक्ष है वो किससे संबंधित हो जाएगा? जो दानाध्यक्ष है वो संबंधित हो जाएगा धार्मिक विवादों के समाधान से। क्लियर? ओके। सुमंत या दबीर का क्या काम होता था? मैंने बताया था कि रामायण में जो राजा रामचंद्र जी को अयोध्या की सीमा रेखा से बाहर तक छोड़ने कौन गए थे? सुमंत गए थे। तो अयोध्या की सीमा रेखा देश थी और सीमा रेखा के बाहर क्या लग जाता था? विदेश। तो विदेश मामलों का कार्य कौन देखेगा? विदेश मामलों का कार्य कौन देखेगा? सुमंत। विदेश मामलों का कार्य कौन देखेगा? सुमंत। लेकिन अगर दबीर आ गया तो कभी कभी सुमंत नहीं देता, दबीर भी वर्ड देता है। वो ये डबल वर्ड्स लाने का ये मतलब है कि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। दबीर भी अगर देता है तो दबीर भी सुमंत को ही कहा जाता है। तो विदेश मामलों की देखरेख और शांति सुरक्षा बनाए रखने का काम, शांति के विषयों पर राजा को परामर्श देने का कार्य दबीर का होता था। दबीर कौन होते थे? सुमंत को ही दबीर कहा जाता था। सुमंत क्या करते थे? विदेश मामलों को देखते थे, और दबीर का भी क्या काम होता था? वही विदेश मामलों को देखना। तो दबीर और सुमंत में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुमंत भी वही है और दबीर भी वही है, अमात्य भी वही है, मजूमदार भी वही। ठीक है। न्यायाधीश क्या काम करेगा? न्यायाधीश क्या काम करेगा आप खुद बताइए ना। फौजदारी और दीवानी मामलों की सुनवाई करना, राज्य न्याय कानून की व्यवस्था देख रेख करना, ये कोई बताने वाली चीज है? बताइए, न्यायाधीश क्या करेगा? कानून व्यवस्था बनाएगा, फौजदारी दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा। क्लियर? अगला सवाल, शिवाजी के पुत्र संभाजी का शासन कब तक था? ये अभी एक मूवी आई थी ना विकी कौशल की छावा, जो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाई हूँ, लेकिन मुझे ये देखनी है ये मूवी। मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, तो वही मुझे इसका पोस्टर मिल गया तो मैंने लगा दिया। तो शिवाजी के पुत्र संभाजी का शासनकाल कब तक था? बताइए, कब तक था संभाजी का शासनकाल? शिवाजी के पुत्र संभाजी का शासनकाल 1681 से 1689 तक था। 1681 से 1689 तक था। 89 में मुगलों द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी। मुगलों द्वारा 1689 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। तब से कब तक था संभाजी का कार्यकाल? 1681 से 1689 तक, 1681 से 1689। ओके। मैंने आपको बताया था कि संभाजी के बाद कौन बना? संभाजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? संभाजी के बाद गद्दी पर बैठा राजा राम। कौन बैठे? राजा राम बैठे। ठीक है। राजा राम की मृत्यु के बाद राजा राम के पुत्र कौन थे? राजा राम के जो पुत्र थे वो थे शिवाजी सेकंड। लेकिन शिवाजी सेकंड बहुत छोटे थे। शिवाजी सेकंड बहुत छोटे थे, तो इनकी संरक्षिका के रूप में किसने काम किया? इनकी संरक्षिका के रूप में काम किया ताराबाई ने। इनकी संरक्षिका के रूप में किसने काम किया? ताराबाई ने। उधर जो संभाजी के पुत्र थे साहू, इन्हें बंदी बना लिया गया था मुगलों द्वारा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इधर साहू को छोड़ दिया गया। साहू को छोड़ दिया गया। फिर साहू लौटे अपनी गद्दी संभालने के लिए। वहीं पे 1707 में, जब 1707 में मुगलों ने छोड़ दिया साहू को औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो साहू आए अपना पद संभालने के लिए। लेकिन उस समय वहां पे कौन थी? ताराबाई।
जो शिवाजी सेकंड की संरक्षिका के रूप में काम कर रही थी। तो वहीं पे 1707 ईस्वी में युद्ध हुआ, खेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? खेड़ा का युद्ध। किनके किनके बीच? ताराबाई और साहू के बीच। और विजय किसकी हुई? विजय हुई साहू। ये है कहानी। तो अगर पूछा जाए कि संभाजी का शासनकाल कब तक था, तो जो संभाजी का शासनकाल था वो 1681 से 1689 तक था, यानी 1681 से 1689 तक था। कहानी ये बनी कि संभाजी की मृत्यु के बाद 1689 में राजा राम बने छत्रपति। राजा राम जी की मृत्यु हो गई। राजा राम जी के एक बेटा था शिवाजी सेकंड, लेकिन वो बहुत छोटा था। उसकी संरक्षिका के रूप में राजा राम की जो पत्नी थी ताराबाई, उन्होंने शासन किया। लेकिन 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो जो बहादुर शाह जफर फर्स्ट था उसने साहू को कैद से रिहा कर दिया। साहू आए अपनी पदवी लेने के लिए, अपनी गद्दी लेने के लिए। उस समय वहां ताराबाई शासन कर रही थी। तो ताराबाई और साहू के बीच 1707 में ही खेड़ा का युद्ध हुआ। तो अगर कभी ये सवाल आता है कि खेड़ा का युद्ध कहाँ हुआ, मतलब खेड़ा का युद्ध कब हुआ, तो खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। खेड़ा का युद्ध क्यों हुआ, किसके बीच हुआ? तो खेड़ा का युद्ध हुआ था ताराबाई और साहू के बीच। इसमें विजय किसकी हुई थी? तो इसमें साहू की विजय हुई थी। और साहू ने ही पेशवा पद को एक बहुत महत्वपूर्ण पद बनाया। और पहले पेशवा कौन बने थे साहू के कार्यकाल में? बालाजी विश्वनाथ। क्लियर? इसलिए मैं स्टोरी ये बार बार बता रही हूँ कि आपको ये चीज रिकॉल होनी चाहिए। शिवाजी का शासनकाल कब से कब तक था? शिवाजी का शासनकाल 1681 से 1689 तक था। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला सवाल। मराठा महासंघ की स्थापना किस पेशवा के कार्यकाल में हुई? बताइए, मराठा महासंघ किस पेशवा के कार्यकाल में हुआ? मैंने आपको बताया कि मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक के रूप में मैंने बताया था बालाजी विश्वनाथ को जाना जाता है। इनको जाना जाता है बालाजी विश्वनाथ को दूसरे संस्थापक के रूप में, क्योंकि इन्होंने उनके बहुत सराहनीय कार्य थे। और उसी कार्य में सबसे बड़ा कार्य था मराठा महासंघ। मराठा महासंघ की स्थापना इन्होंने अलग अलग राज्यों में जो मराठा थे उनको एकत्र करने के लिए, कि जैसे सिंधिया हैं, होलकर हैं, गायकवाड़ हैं, इन सभी को इकट्ठा करने के लिए कि वो एक उसमें आए, एक प्लेटफॉर्म पर आए और मराठा साम्राज्य को एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए अग्रसर हुए। इसीलिए मराठा साम्राज्य कई सालों तक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर रहा। तो इसी वजह से मराठा महासंघ की स्थापना किसने की? बालाजी विश्वनाथ ने। मराठा महासंघ क्यों बनाया था इन्होंने? ताकि अलग अलग राज्यों के जो भी मराठा हैं वो एकत्रित एक जगह पे हो और एक प्लेटफॉर्म मिल सके उन्हें कि मराठा साम्राज्य को कैसे आगे और बढ़ाना है, सारी नीतियां बन सके, वहां पे नियम कानून और सारी चीजें उनका आपस में डिस्कशन हो सके। इस वजह से मराठा महासंघ की स्थापना की गई। तो अगर कभी सवाल आता है कि मराठा महासंघ की स्थापना किसने की थी, तो मराठा महासंघ की स्थापना बालाजी विश्वनाथ ने की थी। बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल कितना था? बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा बने थे और 1720 में इनकी मृत्यु हो गई। 1720 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1720 में इनकी मृत्यु के बाद पेशवा बने बालाजी बाजी। कौन पेशवा बने? बाजीराव प्रथम। कौन पेशवा बने? बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम के बारे में एक बात कही जाती है कि इन्होंने जितने युद्ध लड़े हैं, बाजीराव प्रथम के बारे में बात कही जाती है कि इन्होंने आज तक जितने युद्ध लड़े अपने इतिहास काल में, वो हर युद्ध जीता है। और इन्होंने कितने युद्ध लड़े थे? तो लगभग कहा जाता है कि 40+ युद्ध लड़े थे इन्होंने, 40 से अधिक युद्ध लड़े थे। तो बाजीराव प्रथम ने 40 से ज्यादा युद्ध लड़े, जिनमें से एक में भी पराजय हासिल नहीं हुई। दूसरी चीज, 1713 से 20 तक कौन रहे? बालाजी विश्वनाथ। बाजीराव प्रथम कब से कब तक रहे? 20 में तो मृत्यु हो गई बालाजी विश्वनाथ की। फिर 20 से 1740 तक कौन थे? बाजीराव प्रथम। ये टेन्योर आपको याद रखना है कि बालाजी विश्वनाथ कब से कब तक थे? 1713 से 1720 तक थे। बाजीराव प्रथम कब से कब तक थे? 1720 से 1740 तक थे। कभी कभी ये टेन्योर पूछ लेता है कि बाजीराव प्रथम का कार्यकाल कितना था, तो 1720 से 1740। बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई? तो 1740 में। क्लियर? चौथ क्या था? चौथ क्या था? बताइए। मराठों द्वारा, मेनली चौथ का मतलब क्या होता है? चार। चौथ का मतलब क्या होता है? चार, मतलब 1/4। मराठा साम्राज्य द्वारा, मराठों द्वारा जो उनके पड़ोसी राज्य हुआ करते थे, जो उनके पड़ोसी राज्य हुआ करते थे, जहां मराठा साम्राज्य नहीं,
यहाँ मराठा साम्राज्य नहीं था, तो जो उनके पड़ोसी साम्राज्य हुआ करते थे उनसे उनकी उपज का 1/4 वो वसूलते थे। उनके राजस्व का उपज का 1/4% को वसूलते थे, उसी को कहा जाता था चौथ। तो चौथ क्या था? चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। जो भी मराठा साम्राज्य के अंतर्गत नहीं राज्य आते थे, मतलब जो पड़ोसी राज्य होते थे मराठा साम्राज्य के, वहां जो प्रोडक्शन होता था उन क्षेत्रों में या उन राज्यों में जो प्रोडक्शन होता था उसका 1/4, उस प्रोडक्शन का कितना? 1/4 उपज का। प्रोडक्शन मतलब उपज का 1/4 वो कर वसूलते थे मराठा। जैसे मराठा इस क्षेत्र में है, उनके बगल में कोई दूसरा राज्य है, उस राज्य में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो राज्य जितना भी उत्पादन कर रहा है, उस पूरे उत्पादन का, उस पूरे प्रोडक्शन का कितना टैक्सेशन वसूल करते थे? वो 1/4। इसीलिए इसको कहा जाता था चौथ। और किससे लेते थे? तो अपने पड़ोसी राज्यों से लेते थे। तो अगर कभी आता है चौथ क्या था, तो मराठा साम्राज्य के शासकों द्वारा जो पड़ोसी राज्य होता था उनके टोटल प्रोडक्शन का जो 1/4 होता था वो टैक्सेशन वसूल करते थे, उसी को चौथ कहते थे। इसीलिए पड़ोसी राज्यों द्वारा शिवाजी पर लगाया गया भूमि कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। क्लियर? समझ में आया टैक्स चौथ क्या होता था? शिवाजी ने क्या किया? जो उनके पड़ोसी राज्य थे, जो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आते थे, उनमें जो भी प्रोडक्शन होता था उनके टोटल प्रोडक्शन का 1/4 वो क्या टैक्सेशन वसूलते थे, उसी को बोलते थे चौथ। ठीक है। चौथा सरदेशमुखी का नाम आप सबने सुना होगा। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया था। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा गया? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ जी को कहा गया। और इनका कार्यकाल कितना था? 1713 से 1720 तक का। याद रखिएगा। फिर कौन आए? बाजीराव प्रथम आए। बाजीराव प्रथम को कब से कब तक था? 1720 से 1740 तक। ठीक है, क्लियर? आज इस वीडियो में मराठा खत्म हो जाएंगे, मतलब मराठा का जो चैप्टर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना और अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? बताइए। स्थायी मतलब नियमित घुड़सवार सैनिक क्या कहलाते थे? नियमित घुड़सवार सैनिक क्या कहलाते थे? मराठा काल में क्या था? सेनाएं थी। सेना 3 भागों में बटी थी। एक होती थी पागा, एक क्या होती थी? पागा, जिसमें नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे। पागा में क्या होते थे? नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे। नियमित घुड़सवार सैनिक, नियमित मतलब डेली वाले, जो डेली वहां साम्राज्य की रक्षा करने के लिए होते थे, तो वहां वो नियमित तरीके से मराठा साम्राज्य की रक्षा करते थे और डेली वहीं पे एग्जिस्ट करते थे, वहीं रहते थे। तो नियमित घुड़सवार सैनिक को क्या कहते थे? पागा। और सिलहदार होते थे अस्थायी घुड़सवार सैनिक, जो तभी आते थे जब मराठाओं को जरूरत पड़ती थी। अस्थायी घुड़सवार सैनिक, मान लीजिए किसी युद्ध में जाना है तो इन्हें हायर कर लिया जाता था, इन्हें सिलहदार को। तो पागा कौन सा होता था? पागा नियमित जो घुड़सवार सैनिक होते थे, जो हमेशा मराठा साम्राज्य के अंतर्गत रहते थे, वहीं मराठा साम्राज्य की रक्षा करते थे, तो नियमित होते थे पागा। और सिलहदार कौन होते थे? सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे, जिन्हें जब युद्ध में जाना हो, जैसे हम लोग गाड़ी नहीं हायर कर लेते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम 3-4 गाड़ियां हायर कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी घर में 1-2 गाड़ियां ही होती हैं, बहुत सारी गाड़ियां तो होती नहीं है, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम कई सारी गाड़ियां हायर करते हैं। इसी तरह मराठा साम्राज्य में जब युद्धों में और चीजों में जरूरत पड़ा करती थी तो अस्थायी घुड़सवार सैनिक हायर किए जाते थे। तो अस्थायी घुड़सवार सैनिकों को क्या कहा जाता था? सिलहदार, क्योंकि वो अस्थायी। और पागा कौन से होते थे? पागा होते थे जो नियमित घुड़सवार सैनिक। क्लियर? तो पागा किनको कहते थे? जो नियमित रहते थे। और सिलहदार कौन थे? जिन्हें अस्थायी रूप से घुड़सवार सैनिक थे, जब युद्ध वगैरह होता था तो उन सिलहदारों को हायर कर लिया जाता था। और तीसरी सेना का रूप था पैदल सेना। तो मराठा साम्राज्य में कितने प्रकार की सेना थी? अगर कभी पूछ ले तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है मेंस में भी आता है कि मराठा साम्राज्य की जो सैनिक संरचना है उसके बारे में बताइए। तो ये 3 चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए कि मराठा साम्राज्य में पागा कौन होते थे? नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे। सिलहदार कौन होते थे? अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे, जो समय पर पड़ने पर युद्ध वगैरह में ही हायर किए जाते थे। और तीसरा क्या है? तीसरा से पैदल सेना होती थी। तीसरा कौन था? पैदल सेना होती थी। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कितने प्रकार की सेना थी? 3 प्रकार की। तो जो सवाल पूछा है कि स्थायी घुड़सवार सेना और अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी, तो अभी मैंने बताया स्थायी क्या कहलाती थी?
स्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? पागा। स्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? पागा। और अस्थायी घुड़सवार सैनिक जो जरूरत पड़ने पर हायर किए जाते थे वो क्या कहलाते थे? सिलहदार। वो क्या कहलाते थे? सिलहदार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पागा और बरगीर एवं सिलहदार। सिलहदार को ही बरगीर भी कहा जाता था। हिस्ट्री का एक बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये भी है कि वर्ड्स जो है वो कई बार बदल के पूछ लेता है, क्योंकि उस समय एक चीज के भी कई उपनाम होते हैं ना। उसी प्रकार जैसे सिलहदार एक अस्थायी जो सैनिक व्यवस्था थी, अस्थायी घुड़सवार सैनिकों को कहा जाता था, उन्हें बरगीर भी कहा जाता था। अगर कभी बरगीर वर्ड भी आता है तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि बरगीर क्या है, ठीक है। तो अगर कभी आए स्थायी घुड़सवार सैनिक तो स्थायी घुड़सवार सैनिक पागा और अस्थायी घुड़सवार सैनिक सिलहदार। क्लियर? एक वीडियो में मराठा रहेंगे, आपको यहाँ बने रहना है ताकि अंत एक ही वीडियो में आपको पूरे मराठाओं से रिलेटेड जितने भी क्विज है वो सॉल्व हो जाए। इसलिए आपको बस इस वीडियो में बने रहना है और देखते जाना है। क्लियर? तो अस्थायी सैनिक कौन से कहलाते थे? सिलहदार और बरगीर। और स्थायी कौन से कहलाते थे? पागा। पागा कौन थे? स्थायी। और अस्थायी सिलहदार या बरगीर। साहू के शासनकाल में मराठा साम्राज्य में कौन प्रमुख था? बताइए। साहू के शासनकाल में मराठा प्रशासन में कौन प्रमुख था? मैंने आपको बताया था कि जब साहू वहां से साहू ने खेड़ा का युद्ध लड़ा ताराबाई के साथ, तो उस समय तो किन्हें पेशवा बनाया था? बालाजी विश्वनाथ को। और बालाजी विश्वनाथ कब से कब तक थे? 1713 से 1720 तक थे, ठीक है। तो साहू के शासनकाल में मराठा साम्राज्य में कौन प्रमुख था? तो बालाजी विश्वनाथ। क्लियर? ठीक, ये बात हम पहले भी जान चुके। ये फिर आते हैं पेशवा बाजीराव। फिर किन के बारे में हम पढ़ेंगे? फिर हम पढ़ेंगे पेशवा बाजीराव के बारे में। ये एक ऐसे योद्धा के रूप में इन्हें जाना जाता है, एक ऐसे योद्धा के रूप में इन्हें जाना जाता है जिन्होंने 40 से ज्यादा युद्ध लड़े, जिन्होंने 40 से ज्यादा युद्ध लड़े हैं और एक भी नहीं हारे। ये बहुत बड़ी बात है हिस्ट्री की, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े उनमें से एक भी युद्ध नहीं हारे हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए अब इनके बारे में सवाल देखते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम ने कितनी लड़ाई में विजय प्राप्त की? अभी जस्ट मैंने बताया कि पेशवा बाजीराव प्रथम ने 40 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? 40 से ज्यादा, तो 40। क्वेश्चन में 40 है, कहीं कहीं 43 भी लिखा आता है, तो अगर 43 भी है तो आपको वो भी राइट आंसर कर देना है। अगर 40 नहीं है 43 है तो 43 भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 40 प्लस युद्ध लड़े हैं। अगला सवाल है, पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। मैं आपको बता दूं कि 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ। 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें बाजीराव प्रथम ने निजाम को हराया था। इस पेशवा बाजीराव ने किसे हराया था? निजाम को हराया था। और इसी के तहत हुई थी मूंगी शिवगांव की संधि। इसी के तहत क्या हुई थी? मूंगी शिवगांव की संधि। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कभी ये भी पूछ सकता है कि निजाम को बाजीराव प्रथम ने किस युद्ध में हराया? हैदराबाद का जो निजाम था उसको बाजीराव प्रथम ने किस युद्ध में हराया? तो उसे पालखेड़ा के युद्ध में हराया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पालखेड़ा के युद्ध में हराया था। निजाम को कब हराया बाजीराव प्रथम ने? बाजीराव प्रथम ने निजाम को हराया था पालखेड़ा के युद्ध में। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728 ईस्वी में हुआ। क्लियर? पालखेड़ा का युद्ध किससे रिलेट करता था? पालखेड़ा का युद्ध रिलेट करता था कि हैदराबाद के निजाम को बाजीराव प्रथम ने हराया था। कब हराया था? 1728 में हराया था। ये चीज आपको यहाँ जानना जरूरी थी, इस वजह से मैंने बता दिया। और उसके तहत कौन सी संधि हुई थी? उसके तहत हुई थी मूंगी शिवगांव की संधि। फिर 1728 से लेके लगभग 9 साल बाद, 1728 से लेके लगभग 9 साल बाद 1737 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने कहाँ आक्रमण किया? दिल्ली पर आक्रमण किया। बाजीराव प्रथम ने कहाँ आक्रमण किया? दिल्ली में आक्रमण किया। और आपको मैं बता दूं कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। जिस व्यक्ति ने 40 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और एक भी लड़ाई वो हारा नहीं, एक भी लड़ाई नहीं हारा, तो वो तो दिल्ली पे आसानी से आक्रमण कर सकता है ना।
उसके अंदर ही क्षमता हो सकती है दिल्ली पर आक्रमण करने की। और उस समय दिल्ली में कौन था? उस समय दिल्ली का जो मुगल शासक था वो कौन था? उस समय दिल्ली का मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये सवाल भी पूछता है कि जब 1737 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दो युद्ध बाजीराव के जो शासन काल में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पहला कौन सा? 1728 में पालखेड़ा का युद्ध। और उस 1728 के पालखेड़ा के युद्ध में क्या हुआ था? 1728 के पालखेड़ा के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को हराया था पेशवा बाजीराव ने। 1728 के पालखेड़ा युद्ध में किसको हराया था? निजाम को हराया था। और इसके तहत कौन सी संधि हुई थी? मूंगी शिवगांव की संधि हुई थी। पहला युद्ध तो पालखेड़ा का युद्ध हो गया। और दूसरा युद्ध कौन था? 9 साल बाद, पालखेड़ा के युद्ध के जस्ट 9 साल बाद 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया बाजीराव प्रथम ने और किसको हराया था? मोहम्मद शाह रंगीला। मतलब मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ गया था। तो जब उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक कौन था पूछा जाता है। उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। ये क्वेश्चन आता है कि जब 1737 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो कौन था वहां का शासक? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। क्लियर? और पालखेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? हैदराबाद के निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच, जिसमें बाजीराव प्रथम ने विजय हासिल की थी और निजाम हार गया था। ठीक है, उसके तहत कौन सी संधि हुई थी? मूंगी शिवगांव की संधि। तो पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली पर कब आक्रमण किया? दिल्ली पर आक्रमण किया 1737 में। और उस समय दिल्ली में कौन सा शासक था? उस समय दिल्ली में शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला उसका उपनाम था, मोहम्मद शाह का उपनाम था रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला भी उसको बोला जाता है। तो कभी ये क्वेश्चन आए तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? और पालखेड़ा कब हुआ था? 1728 में, जिसमें निजाम की हार हुई थी। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बारे में मैंने बताया था कि बालाजी विश्वनाथ कब से कब तक थे? 1713 से 1720 तक थे। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक थे और 1740 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पेशवा बाजीराव की मृत्यु कब हुई थी? तो पेशवा बाजीराव की मृत्यु 1740 में हुई थी। क्लियर? ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस पेशवा के शासनकाल में लड़ी गई? पहली बात तो ये कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी, मकर संक्रांति का दिन था, 14 जनवरी 1761 को। कब हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई? 14 जनवरी 1761 को। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। उस समय कौन थे पेशवा? उस समय पेशवा थे बालाजी बाजीराव। पेशवा कौन थे पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय? बालाजी बाजीराव, जो कब पेशवा बने? जब बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम जब 1740 में उनकी मृत्यु हो गई, बाजीराव प्रथम की, जिन्होंने 1728 में निजाम को पालखेड़ा के युद्ध में हराया, 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया, उसके बाद 1740 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पेशवा बने बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? नाना साहब। नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। उस समय पेशवा कौन थे? तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा बने बालाजी बाजीराव, यानी कि नाना साहब, उनका उपनाम था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय कौन थे पेशवा? बालाजी बाजीराव। कौन थे पेशवा? बालाजी बाजीराव पेशवा थे। ठीक है, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है कभी कभी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की तरफ से किसने, कौन सेनापति थे? मराठों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का प्रतिनिधित्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने। किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन एक क्रिएट होता है क्या? कभी कभी पूछता है कि जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 14 जनवरी 1761 को, तो पेशवा कौन थे? तो कई सारे लोग आपको पता है क्या लगा के आ जाते हैं, कई सारे बच्चों से गलती होती है, सदाशिवराव भाऊ। लेकिन नहीं, पेशवा बालाजी बाजीराव थे। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद जो पेशवा बने थे वो थे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो अगर पेशवा पूछता है तो बालाजी बाजीराव। लेकिन अगर वहीं पे पूछता है कि प्रतिनिधित्व किसने किया था मराठों की तरफ
सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सेना का प्रतिनिधित्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। ये चीज यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधित्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने और पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। चलिए अब सॉल्व करिए। तीसरी लड़ाई में किस पेशवा के शासनकाल में हुई? बालाजी बाजीराव, नाना साहब। और कब हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? 14 जनवरी 1761 ईस्वी। ठीक है। और प्रतिनिधित्व किसने किया था मराठों का? सदाशिवराव भाऊ। क्लियर? पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है। बताइए कब हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? बताना जरूरी है कि आपको पता है। 14 जनवरी 1761। आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं, तुरंत सॉल्व हुआ आपसे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? क्या मुझे ये भी बताना जरूरी है आपको? बताइए मराठों का नेतृत्व किसने किया था? वर्ड देखिएगा, नेतृत्व पूछा है, ये नहीं पूछा है कि पेशवा कौन था। पेशवा पूछता तो बालाजी बाजीराव थे, नाना साहब, लेकिन नेतृत्व पूछा है तो नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ। नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ। ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया? किनके बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और अहमद शाह अब्दाली कौन था? अफगानी था। कहां से बिलोंग करता था अहमद शाह अब्दाली? अफगान से। तो अगर कभी आए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो पहली बात तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली कौन था? तो अफगान था। तो किससे हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? एक मूवी भी बनी थी ना शायद इसी के ऊपर, पानीपत की तीसरी लड़ाई के ऊपर। तो मराठों को किसने हराया था? अफगानों ने। और मराठा सदाशिवराव भाऊ थे मराठों की तरफ से और अफगानों की तरफ से कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। क्लियर? ठीक। चलिए अगला सवाल। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठों की हार से किसका प्रभुत्व स्थापित हुआ? आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि 1757 में क्या हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने कहा नियंत्रण प्राप्त किया? बंगाल में उनका पूरी तरह से नियंत्रण हो गया सिराजुद्दौला को हराने के बाद। बंगाल में उनका पूरी तरह से नियंत्रण हो गया सिराजुद्दौला को हराने के बाद। फिर जब इन्होंने बंगाल जीत लिया तो इनकी शक्ति बढ़ गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ गई। फिर इन्होंने 1764 में बक्सर लड़ा। 1764 में बक्सर लड़ा और बक्सर की लड़ाई के बाद लगभग इनका जो प्रभुत्व था वो भारत में स्थापित हो चुका था, क्योंकि वहां बंगाल और अवध और ये शाह आलम जो मुगल शासक थे वो सब हार ही चुके थे। तो बक्सर की लड़ाई तक पूरा लगभग भारत इनके कब्जे में था। लेकिन पूछा गया है पानीपत की तीसरी लड़ाई। अब तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। तब तक अंग्रेज प्लासी जीत चुके थे। तब तक अंग्रेज 1757 में प्लासी जीत चुके थे। तो जब मराठा शक्ति कमजोर हो गई, अब आप बताइए उस समय उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी वो थी मराठा, और मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया। और मराठे बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, मराठा शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और इतनी बुरी हार हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई में कि बालाजी बाजीराव सदमे को नहीं सह पाए थे। तो इसके बाद जब मराठा शक्ति कमजोर हो गई तो उत्तर भारत में ब्रिटिशर्स को रोकने वाला कौन था? जब प्लासी के युद्ध में वो बंगाल को जीत चुके थे, उनकी शक्ति चरम पर थी, तो एक मराठा ही ऐसी शक्ति थी जो ब्रिटिशर्स को रोक सकती थी। सिर्फ एक मराठा ऐसी शक्ति थी। लेकिन हुआ क्या कि मराठा पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 में कमजोर पड़ गए, उनकी शक्ति बहुत ज्यादा क्षीण हो गई। तो किनका प्रभुत्व स्थापित हो गया? अब मराठा तो खत्म ही हो गए, मराठाओं की शक्ति तो लगभग क्षीण हो गई थी। फिर उन्होंने दोबारा माधवराव के समय से दोबारा मराठा शक्ति धीरे धीरे उपजना शुरू हुई। लेकिन जब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई से मराठा शक्ति कमजोर हुई तो किसके लिए रास्ता खुल गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठों की हार से किसका प्रभुत्व स्थापित हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्योंकि शायद अगर मराठे उस समय होते और 1761 में उनकी शक्ति इस तरह प्रभावित ना हुई होती तो ब्रिटिशर्स का सामना मराठे कर सकते। तो कभी ये सवाल आता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठों की हार से किसका प्रभुत्व स्थापित हुआ, तो वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1757 में प्लासी जीतने के बाद
उनकी शक्ति चरम पर थी और वहीं 1761 में मराठे अफगानों से हार गए, उनकी शक्ति कमजोर पड़ गई। नहीं तो शायद मराठे होते तो ब्रिटिशर्स 1764 में बक्सर न जीतते। क्लियर? चलिए अगला सवाल है कि सूरत की संधि किसके बीच हुई थी? सूरत की संधि किसके बीच हुई थी? सूरत की संधि, कुछ ये संधियां हैं जो कभी कभार पूछ लेती हैं। तो ये संधियां जैसे सालबाई की संधि तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन कभी कभी दूसरी संधियां भी पूछ लेती हैं। तो चलिए उन्हें भी 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। सूरत की संधि किसके बीच हुई थी? तो सूरत की संधि हुई थी रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ये चीज आपको याद होना चाहिए कि सूरत की संधि किसके बीच हुई थी। तो सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। तो ये बात आपको भूलनी नहीं है। सूरत की संधि रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब हुई थी? 1775 में। और पुरंदर की संधि में क्या हुआ था? इसके अगले ही साल 1776 में हुई थी पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि में रघुनाथ राव को समर्थन देना ब्रिटिशर्स ने वापस ले लिया था। रघुनाथ राव को जो इन्होंने समर्थन दिया था ब्रिटिशर्स ने, वो वापस ले लिया। समर्थन क्या किया इन्होंने? वापस ले लिया। सूरत की संधि में ब्रिटिशर्स ने क्या दिया? सूरत की संधि में ब्रिटिशर्स ने रघुनाथ राव को समर्थन दे दिया था सूरत की संधि में, लेकिन एक ही साल बाद पुरंदर की संधि में क्या हुआ? 1776 में रघुनाथ राव का समर्थन ब्रिटिशर्स ने वापस ले लिया। तो अगर कभी पूछा जाए कि रघुनाथ राव को समर्थन किस में दिया गया था, तो सूरत की संधि में, और समर्थन वापस कब लिया गया? तो 1776 में पुरंदर की संधि। ठीक है। और किसे इस रघुनाथ राव से समर्थन लेकर किसे बना दिया था? शासक किसे गद्दी दे दी थी? किसे गद्दी दे दी थी? सवाई माधवराव। सवाई माधवराव। तो अगर कभी ये सवाल आता है कि पुरंदर की संधि में रघुनाथ राव का समर्थन वापस लेने के बाद, पुरंदर की संधि जो 1776 में हुई थी, वहां से रघुनाथ राव का समर्थन वापस लेने के बाद गद्दी किसे सौंपी गई? तो गद्दी सौंपी गई थी सवाई माधवराव। क्लियर? चलिए अगला सवाल। पुरंदर, अगला सवाल आ ही गया, वही सवाल आ गया कि पुरंदर की संधि के तहत किसे पेशवा के रूप में मान्यता दी गई? अभी जस्ट बताया मैंने बोला था ना कि 1775 में सूरत की संधि हुई जिसमें रघुनाथ राव को मान्यता दे दी अंग्रेजों ने, लेकिन अगले ही साल 76 में पुरंदर की संधि हो गई। तो पुरंदर की संधि में रघुनाथ राव से समर्थन वापस ले लिया और किसे दे दिया? सवाई माधवराव को। तो 1776 के तहत किसे पेशवा के रूप में मान्यता दी गई? तो सवाई माधवराव। एक साल का अंदर। 75 में क्या कर रहे हैं अंग्रेज? सूरत की संधि कर रहे हैं और समर्थन किसे दे रहे हैं? किसे समर्थन दे रहे हैं? रघुनाथ राव को। और अगले ही साल 76 में पुरंदर की संधि कर रहे हैं और फिर उससे रघुनाथ राव से समर्थन वापस लेकर किसे दे रहे हैं? सवाई माधवराव को दे रहे हैं। कभी कभी संधियां पूछ लेती है मेरी। ठीक है। सालबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि हुई थी पहले आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। पहला अंग्रेजों मराठाओं का जो युद्ध हुआ था उसके बाद सालबाई की संधि हुई थी। तो चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं कि अंग्रेज मराठा युद्ध कब कब हुए। पहला युद्ध हुआ था, पहला अंग्रेज मराठाओं का युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच। पहला जो अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था वो 1775 में हुआ था और कब तक चला था? 1782 तक। इसी बीच 1782 में हुई सालबाई की संधि। 1782 में क्या हुई? सालबाई की संधि। और कब तक चली सालबाई की संधि? 1802 तक। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेता है कि सालबाई की संधि कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। सालबाई की संधि किस युद्ध के बाद हुई? पहले आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782 तक हुआ था। क्लियर? और 1782 से ये संधि कब तक चली? तो 1802 तक चली थी। और जैसे ही सालबाई की संधि खत्म होती है वैसे ही होता है द्वितीय युद्ध, वैसे ही शुरू होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। 1803 से 1805 और इसी द्वितीय युद्ध के तहत हुई थी देवगांव की संधि। इसी द्वितीय युद्ध के तहत क्या हुई थी? देवगांव की संधि। तो यहाँ पे ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए क्या कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? पहला अंग्रेजों और मराठाओं के बीच युद्ध कब हुआ था? पहला अंग्रेजों और मराठाओं के बीच युद्ध हुआ था 1775 से 1782 तक। और 1782 में क्या हुआ? 1782 में हुई थी सालबाई की संधि और ये संधि कब तक चली थी? 1802 तक। जैसे ही सालबाई की संधि 1802 में खत्म हुई वैसे ही आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध चालू हो गया। 2 के में खत्म हुई संधि और 3 में युद्ध चालू हुआ। और युद्ध कब से कब तक हुआ? 1803 से 1805 तक।
तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और एक तीसरा युद्ध भी हुआ था जिसके तहत पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, वो हुआ था 1817 से 1819 तक। थर्ड पेश युद्ध हुआ था 1817 से 1819 तक। और इस युद्ध के तहत क्या किया गया था, अंग्रेजों द्वारा पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया, पेशवा का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से 1782 तक। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ 82 में, तो सालबाई की संधि हो गई 1782 में। सालबाई की संधि कब तक चली, 1802 तक। तो जब तक संधि चल रही है तो युद्ध होने का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही 1802 में सालबाई की संधि खत्म हुई, वैसे ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया 1803 से। तो 1803 से 1805 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चला। उसके तहत क्या हुआ, उसके तहत हुई देवगांव की संधि। और फिर तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1817 से 1819 में हुआ, जिसके तहत पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। तो कभी सवाल आता है कि पेशवा का पद किस युद्ध में समाप्त किया गया, क्वेश्चन पूछता है कि जो पेशवा का पद है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेशवा का पद समाप्त किस युद्ध में हुआ था, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ था। किस युद्ध में पेशवा का पद समाप्त हुआ है, तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ है, जो 1817 से 1819 तक था। अब बताइए, सालबाई की संधि के तहत अंग्रेजों ने किसे पेशवा के रूप में स्वीकार किया, माधवराव सेकंड को। यहाँ पे जल्दी से बता देते हैं, समय बहुत ज्यादा हो चुका है मुझे पता है, लेकिन मुझे आज मराठा एक ही वीडियो में खत्म करना था। मैंने सोचा कि जो भी स्टूडेंट जो सीरियस है, जो पढ़ रहा है और जिसे एग्जाम क्रैक करना है, वो वीडियो देखेगा, उसे पता है कि अगर इस वीडियो में पूरा मराठा कवर है तो वो डेफिनेटली देखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं, आपको ये चीजें करनी ही करनी है, एक बार दो बार देखिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सालबाई की संधि 1782 में हुई थी, कब तक, 1802 तक। और अंग्रेजों ने किसे स्वीकार किया शासक के रूप में, तो माधवराव द्वितीय को स्वीकार किया था। माधवराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेशवा के रूप में स्वीकार किया था। तो तीन चीजें आपको पता चली कि सूरत की संधि 1775 में हुई थी, उसके तहत अंग्रेजों ने किसे पेशवा माना, रघुनाथ राव को। अगले ही साल 75 के बाद अगले ही साल 76 में हुई पुरंदर की संधि, उसमें किसे शासक मान लिया उन्होंने अंग्रेजों ने, सवाई माधवराव को। और फिर होती है सालबाई की संधि 1782 में, तो उसके तहत किसे पेशवा माना, उसके तहत माधवराव सेकंड को पेशवा। क्लियर, ठीक है। पेशवा पद कब समाप्त हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद चालू होगा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज है और जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो जो भारत आई हैं, फिर उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। अगला उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ युद्ध भी है, आंग्ल मराठा युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि जब जो मैं बता चुकी हूँ आपको, ये भी जल्दी से आप कर लीजिए, जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, मैंने आपको बताया पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से 1782 तक हुआ था। फिर 82 में क्या हुआ, 1782 में हो गई सालबाई की संधि, 1782 में क्या हो गई, सालबाई की संधि। और सालबाई की संधि कब तक चली, 1802 तक। जैसे ही संधि खत्म हुई 1803 से 1805 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चालू हो गया, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चालू हो गया। और तीसरा युद्ध हुआ था 1817 से 19 तक, जिसके तहत पेशवा का पद समाप्त हुआ था। रिवीजन हो गया, पहला आंग्ल मराठा युद्ध 75 से 82, 82 में हुई सालबाई की संधि, 1802 तक चली। दूसरा युद्ध 1803 से 1805 तक हुआ अंग्रेज मराठाओं के बीच, और तीसरा युद्ध हुआ 1817 से 1819 तक, ठीक है। अब सवाल करते हैं, सवाल है पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से 1782 तक। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से 1782 तक। और 82 में क्या हुई थी, सालबाई की संधि, कब तक चली थी, 1802 तक, ठीक है। सालबाई की संधि के तहत अंग्रेजों ने किसे पेशवा के रूप में स्वीकार किया, अभी हम पढ़ चुके हैं। सालबाई की संधि के तहत माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में स्वीकार किया गया, अभी हमने ये क्वेश्चन किया, ठीक है। सूरत की संधि के तहत किसे किया था, 75 में रघुनाथ राव को स्वीकार किया था। पुरंदर की संधि के तहत किसे स्वीकार किया था, 76 में सवाई माधवराव को। सालबाई की संधि के तहत माधवराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तब स्टार्ट हुआ जब सालबाई की संधि खत्म हो गई। 1782 से सालबाई की संधि कब तक चली थी, 1802 तक। तो जब दो में खत्म हो गई संधि तो तीन से युद्ध चालू हो गया। तो 1803 से 1805 तक क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चला था, क्लियर।
सालवाई की संधि कब खत्म हुई? 1802 में। तो 1803 से 1805 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चालू हो गया। इसमें अगला सवाल है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने किसे पेशवा के रूप में स्वीकारा? बताइए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद किसे पेशवा के रूप में स्वीकारा गया? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन बना था पेशवा? बाजीराव द्वितीय बना था, और इसी ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो कभी कभार सवाल ये भी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा पेशवा था जिसने ब्रिटिशर्स की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो वो बाजीराव द्वितीय ही था। बाजीराव द्वितीय ने ही ऐसा पेशवा था जिसने ब्रिटिशर्स की अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्लियर? और फिर इसके बाद लास्ट में पेशवा का पद 1817 में समाप्त करके इसे पेंशन पे भेज दिया गया था। कहाँ? बिठूर। क्लियर? अगला सवाल है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? अगला सवाल है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा भी बाजीराव द्वितीय ही था। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर कभी ये भी सवाल आ जाए कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था, तो बाजीराव सेकंड ही था। ठीक है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? मैंने आपको बताया था 1817 से 1819। 1817 से 1819 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1819। यहीं पे क्या हुआ था? पेशवा पद समाप्त कर दिया गया था। पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो ये सवाल जो आता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान क्या हुआ, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है? और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार, कभी सवाल आ गया मान लीजिए कि सहायक संधि किसकी थी? वेलेजली की। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा का सरदार कौन था? अब हम मराठों से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है। मराठों से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम पढ़ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट तो ये भी हो जाता है। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट होता है कि सहायक संधि जो वेलेजली की थी उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? कौन था पहला मराठा? तो वो था बाजीराव सेकंड। वो कौन था? बाजीराव सेकंड। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बाजीराव सेकंड पहला सहायक संधि स्वीकार करने वाला मराठा सरदार। ठीक है? पेशवा पद कब समाप्त हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 19 में हुआ, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया, हमने पढ़ लिया। तो बाजीराव द्वितीय को पेंशन के उपभोक्ता बनाकर कहाँ भेजा गया? मैंने आपको बताया था बिठूर भेजा गया था। अभी मैंने बताया था कि जब पेशवा का पद 1817 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान समाप्त किया गया, तो जो बाजीराव द्वितीय था उसे पेंशन में कहाँ भेज दिया गया था? उसे भेज दिया गया था बिठूर, कानपुर के अंदर। कहाँ भेज दिया गया था इसको? बिठूर। कानपुर के नाना साहब वो बोला जाता है ना, बिठूर। ठीक है? अगला सवाल खत्म। यहाँ से पूरे लगभग जो मराठा है वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो किसी भी स्टेट पीसीएस हो, उसके मेंस में हो, वनडे एग्जाम्स में हो, इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। इसीलिए मैंने ये कोशिश की है कि भले एक वीडियो लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पूरे वीडियो में जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे मराठा से रिलेटेड, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे वो मैं कवर करवा दूं। और सारे क्वेश्चन कवर हो गए तो बस कुछ नहीं करना है, इन्हें एक नजर देख लेना है। एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ये मेरी गारंटी है आपको। और बस पढ़ते रहिए ऐसे ही। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो है वो शूट करेंगे किस चीज से रिलेटेड, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आएंगी। और फिर उसके बाद आगे चलते हुए फिर आधुनिक भारत का इतिहास जैसे चालू होगा, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और बस फिर उसके बाद चलते चलते सारे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर वहां से मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगा। तो हर टॉपिक पे हम इसी तरह के एमसीक्यूज लेके आएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्लासेस स्टार्ट करिए, तो वो लॉन्ग क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। अभी आपका एग्जाम हो जाए, ये सारी चीजें कवर कर लें, उसके बाद फिर क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। ठीक है? तब तक पढ़ते रहिए और साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।